हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एमबी डिफेंस एकेडमी पे। मैं मोहित पासवान स्वागत करता हूं आपका इस डेली करंट अफेयर प्रोग्राम में। आज है 27 जनवरी और हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो 27 जनवरी की मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये जो करंट अफेयर ये सभी वनडे एग्ज़ाम लाइक एसएससी या रेलवे के जो भी एग्ज़ाम, पुलिस के जो भी एग्ज़ाम, एयरफोर्स, नेवी, टेट जैसी जो सभी एक दिवसीय परीक्षाएँ ये सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलो शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं जो हम स्टैटिक जीके के प्रैक्टिस क्वेश्चन देते हैं आपको, जो लास्ट क्लास में दिए थे उनके सही आंसर डिस्कस करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन जो दिया गया था आपको, वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। ऑप्शन ए भाग 1 में, ऑप्शन बी भाग 2 में, ऑप्शन सी भाग 3 में और ऑप्शन डी भाग 4 में। तो जो इसका सही आंसर था वो था ऑप्शन सी भाग 3। जो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं जिनको हम फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं, ये संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं। और ये भाग 3 में आर्टिकल या इसको अनुच्छेद 12 से 35 के बीच दिए गए हैं। आर्टिकल कहें अनुच्छेद कहें तो ये आर्टिकल 12 से 35 के बीच दिए गए हैं। और इसी को भाग 3 को ही भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा भी कहा गया है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे। यह भी फंडामेंटल राइट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं स्क्रीन पे। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो अगर हम मूल संविधान की बात करें, हम वर्तमान की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे मूल संविधान की बात की जा रही है। तो मूल संविधान में 7 फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। लेकिन वर्तमान में केवल 6 ही मौलिक अधिकार हैं। जो एक मौलिक अधिकार था, क्या नाम था उसका? संपत्ति का मौलिक अधिकार, जिसको हम यहाँ 7वां मौलिक अधिकार भी कह सकते हैं। तो उसको ख़त्म कर दिया गया था, हटा दिया गया था संविधान से। कैसे हटाया गया था? तो उसको 44वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन को अगर शॉर्ट में लिखें तो CAA भी बोलते हैं। तो किसके द्वारा हटाया गया था? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया था। तो ये होगी इसके बारे में जानकारी। इसके बाद हम देखते हैं जो आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं। अब हम उनको डिस्कस करते हैं एक एक करके, देखते हैं। तो आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि रीसा किस राज्य से संबंधित है। यहाँ पर रीसा की बात की जा रही है। ऑप्शन दिए गए हैं असम या त्रिपुरा या मेघालय या केरल। तो रीसा है वो त्रिपुरा राज्य से संबंधित है, और त्रिपुरा जो कि एक पूर्वोत्तर राज्य है। अब ये रीसा है क्या चीज़? तो रीसा एक पारंपरिक परिधान है, जो इनका एक कल्चरल क्लोथ है, और ये यहाँ पे इस राज्य में बहुत ही फेमस है। तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो क्या चाहती है कि ये राष्ट्रीय स्तर पर ये कपड़ा या ये जो क्लोथिंग है वो फेमस हो जाए। ये होता क्या है? ये एक हाथ से बना कपड़ा होता है, और जो इसका प्रयोग है ये एक गरिया नाम की पूजा होती है त्रिपुरा में, गरिया, उसमें भी यूज होता है। इसके अलावा जैसे किसी व्यक्ति को सम्मान देते हैं तो उसको स्टॉल के रूप में भी इसको दिया जाता है। तो इसको आप याद रखेंगे। ये त्रिपुरा राज्य से संबंधित है रीसा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है PM या प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कब प्रदान किए जाते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं गणतंत्र दिवस पर, स्वतंत्रता दिवस पर, बाल दिवस पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, गणतंत्र दिवस पर, या फिर कहें रिपब्लिक डे पर। अभी हमने 26 जनवरी को अपना गणतंत्र दिवस मनाया है। तो इसी के साथ क्या है कि जब गणतंत्र दिवस यहाँ 26 जनवरी के बाद ये दिए जाते हैं, जो प्रथम सप्ताह होता है उसमें दिए जाते हैं। और अगर इसकी बात करें तो ये 2 श्रेणियों में दिए जाते हैं राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। एक बाल शांति श्रेणी होती है और एक बाल कल्याण श्रेणी के पुरस्कार होते हैं।
अब ये दिए किसको जाते हैं, इसकी क्या क्वालिफिकेशन है या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, तो उसको बात करते हैं। तो वो भारत का नागरिक हो या और भारत में रहता हो, साथ ही उसकी आयु 5 से 18 वर्ष हो उस बच्चे की जिसको ये दिया जाएगा। उसको दिया क्या क्या जाता है, उसको एक मेडल दिया जाता है, 1 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है और 10,000 रुपये का एक बुक वाउचर भी दिया जाता है और उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। उसके साथ ही जो दूसरी श्रेणी में ये किसी व्यक्ति या ऐसी संस्था को भी दिया जा सकता है जिसने बहुत टाइम से बच्चों के अगर बच्चों के भलाई के क्षेत्र में जिसने काम किया हो तो ये उसको भी दिया जा सकता है। अगर किसी को उसमें व्यक्तिगत दिया जा रहा है तो उसकी राशि 1 ही लाख रहेगी, लेकिन अगर इस संस्था को दिया जा रहा है तो इसकी राशि 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी जाती है। उसको 5 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है उस संस्था को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि अभी हाल ही में आयोजित भारत पर्व 2021 कब तक चलेगा। ऑप्शन ए 2 फरवरी, ऑप्शन बी है 31 जनवरी, ऑप्शन सी है 30 जनवरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी गणतंत्र दिवस के अवसर पर ये भारत पर्व 2021 शुरू किया गया और ये 31 जनवरी तक चलेगा। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। इसका जो उद्देश्य क्या है, इस भारत पर्व को मनाने का रीज़न क्या है, तो इसका उद्देश्य ये है कि भारतीय नागरिकों के बीच देशभक्ति की भावना को जागृत करना और देश की जो ये विविधतापूर्ण संस्कृति है इसका प्रदर्शन करना। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 2016 में शुरू किया गया था। पहला जो भारत पर्व मनाया गया था वो 2016 में मनाया गया था और ये लाल किले की प्राचीर के सामने मनाया जाता है और इसकी शुरुआत कराई थी पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का इस वर्ष आयोजन कहाँ किया जाएगा। ऑप्शन ए पुणे में, ऑप्शन बी नासिक में, ऑप्शन सी हैदराबाद में, ऑप्शन डी बेलागावी में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नासिक। ये कहाँ है नासिक, ये महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के नासिक में इसका जो 2021 वाला आयोजन है वो नासिक में होगा। अगर इसके बारे में और बात करें कि ये चर्चा में क्यों है, तो इसका कारण ये है कि जो डॉक्टर जयंत नार्लिकर हैं उनको इस वाले सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया है। और इसके बारे में अधिक जानकारी देखें तो इसकी जो शुरुआत हुई थी, इस जो मराठी साहित्य सम्मेलन है इसकी, वो 1878 में हुई थी और इसका पहला जो आयोजन हुआ था वो 1878 में ही हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो एक महान समाज सुधारक, आपने भी नाम सुना होगा, महादेव गोविंद रानडे थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय ने प्रवासी श्रमिकों के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की है। प्रवासी श्रमिकों की यहाँ पे बात की जा रही है, तो हम थोड़ा पहले इस टर्म को समझ लेते हैं कि एक्चुअली में ये प्रवासी जो श्रमिक है ये होते क्या हैं। तो इनको माइग्रेंट लेबर भी कहते हैं। इसका मतलब यह है कि जैसे आपने देखा होगा कि दूसरे स्टेट से भी जो लोग हैं वो काम करने के लिए किसी दूसरे स्टेट में चले जाते हैं, तो उनको ही हम प्रवासी श्रमिक कहते हैं, जो दूसरी जगह से आए हुए होते हैं, या माइग्रेंट लेबर कहते हैं। तो इन्हीं के लिए इस पोर्टल की शुरुआत की गई है, किसके द्वारा, केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय के द्वारा। ऐसे क्वेश्चनों में आपसे कभी कभी पोर्टल का नाम तो पूछा ही जाता है, उसके साथ ही किस मंत्रालय ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है वो भी पूछ लिया जाता है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए श्रम शक्ति, ऑप्शन बी प्रवासी श्रमिक, ऑप्शन सी श्रम साथी, ऑप्शन डी श्रमिक शक्ति। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए श्रम शक्ति। ये श्रम शक्ति नाम का ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। और ये जो श्रम साथी है ये इसके साथ एक प्रशिक्षण पुस्तिका या इसे कहें ट्रेनिंग बुकलेट, ये इसी के साथ लॉन्च की गई है। इसका सही आंसर तो ऑप्शन ए ही है, बाकी ये इसके साथ एक्स्ट्रा नॉलेज आपको बताइए कि श्रम साथी नाम की एक प्रशिक्षण पुस्तिका इसके साथ ही लॉन्च हुई है। अब बात करें कि इस पोर्टल का उद्देश्य क्या है लॉन्च करने का।
क्या रीज़न है इसके लॉन्च होने के पीछे? तो इसका एम है कि जो प्रवासी श्रमिकों से रिलेटेड जो भी डेटा है उसको कलेक्ट करना, एकत्र करना, और उसे जितनी भी गवर्नमेंट की मौजूद कल्याणकारी योजनाएं या इन जो प्रवासी श्रमिकों के लिए जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उनमें इसका उपयोग करना है। तो क्या ऐसी कौन कौन सी योजना है? तो जैसे देख लेते हैं, असीम पोर्टल नाम के एक है गवर्नमेंट की, तो उसमें क्या है कि जो ये प्रवासी श्रमिक होते हैं इनके लिए रोज़गार खोजने में वो हेल्पफुल है। दूसरी है NMIS, इसको नाम भी लिख देता हूँ, एक तो असीम पोर्टल, ये आप याद रखेंगे, और दूसरा है NMIS। NMIS की पूरे नाम की बात करें तो इसका पूरा नाम है नेशनल माइग्रेट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। तो ये डेटा इनमें यूज होगा। अभी साथ में एक और आपने चीज़ देखी होगी कि जो उत्तराखंड की सरकार है उसने जो मनरेगा कार्य दिवसों में बढ़ोतरी की, जहाँ पहले 100 दिन का गारंटीड रोज़गार दिया जाता, अब वहाँ 150 दिन का दिया जाएगा। तो ये भी प्रवासी श्रमिकों से रिलेटेड ही एक जानकारी थी जो मैंने पिछली क्लास में लास्ट टू लास्ट क्लास में शायद कवर की थी, तो उसको भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि द इनइक्वालिटी वायरस रिपोर्ट को हाल ही में किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट रहते हैं कि ये रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की है या इसमें कौन सा स्थान है। इस टाइप से जो इसके फैक्ट बनते हैं वो आपको याद रखने चाहिए। तो द इनइक्वालिटी वायरस रिपोर्ट किस इंस्टीट्यूट ने या किस संस्था ने जारी की है? ऑप्शन ए ऑक्सफैम ने, ऑप्शन बी WHO ने, ऑप्शन सी नीति आयोग ने, ऑप्शन डी या इनमें से किसी ने नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ऑक्सफैम। ये रिपोर्ट ऑक्सफैम ने जारी की और इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है कि जो कोविड-19 है उसने लगभग हर देश में जो आर्थिक विषमताएं, असमानता को बढ़ाया है, उसके बारे में ही इस रिपोर्ट में बताया गया है। तो बस आपको यहाँ इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसको BBP योजना के नाम से भी जाना जाता है, शॉर्ट में BBP इसकी। इसका चर्चा में आने का कारण यही है कि इसको 6 वर्ष पूरे हो गए हैं इसको, और इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 2014, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2016, ऑप्शन डी 2017। तो ये कब शुरू की गई थी? जैसे मैंने अभी आपको एक हिंट भी दे दी कि इसको 6 वर्ष पूर्ण हो गए हैं इस योजना को। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी 2015। 2021 में इसको 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। और अभी इसी के साथ ध्यान देने वाली एक और बात है, मैंने पिछली क्लास में भी कवर किया कि अभी हाल ही में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? वो 24 जनवरी को। तो इस पे इसके बारे में बहुत डिटेल से बात की गई थी राष्ट्रीय बालिका दिवस पे। और ये जो राष्ट्रीय बालिका दिवस है 2008 से मनाया जा रहा है, और इसको मनाने वाली मिनिस्ट्री कौन सी है, किसके द्वारा इसको प्रोत्साहित किया? तो वो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। और ये इसका जो उद्देश्य है इस योजना, इसका राष्ट्रीय बालिका दिवस को मनाने का, तो वो यही है कि जो स्वास्थ्य है या जन्म के समय लिंग भेदभाव, शिक्षा, रोजगार, इन सभी चीज़ों में जो एक भेदभाव होता है कहीं लड़के और लड़की में, तो उसको कम करना है। इसके बाद आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है कल के लिए, तो आप इनके जो सही आंसर होंगे वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए 19, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 32, ऑप्शन डी अनुच्छेद 25। तो जो भी इसका सही आंसर है वो प्लीज़ आप कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 31, ऑप्शन डी अनुच्छेद 32। ये भी आपको आंसर कमेंट बॉक्स में ही बताना जो भी इसका सही आंसर है, ये आप ही के लिए क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, तो इसमें है कि सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है? जो मौलिक अधिकार हैं उनकी सुरक्षा के लिए जो सुप्रीम कोर्ट है वो रिट जारी करता है, सर्वोच्च न्यायालय। और
तो वो कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है। और थोड़ी हिंट दे देता हूँ। जो फंडामेंटल राइट है 32वां 32 अनुच्छेद 32, तो उसी के अंतर्गत ये प्रावधान है। तो आप इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ के आएंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन बनने की जो उम्मीद है वो बहुत ज़्यादा रहती है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कंसंट्रेट। और जो भी नए वो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे एंड हेल्प ईच अदर, और एक दूसरे की मदद करेंगे। अगर बात करें इसके पीडीएफ की, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आप टेलीग्राम पे जाके वहाँ पे सर्च कर सकते हैं एमपी डिफेंस अकेडमी, तो आपको ये ग्रुप मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर लें। और यहाँ पे डेली बेसिस पे इसकी जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड कराई जाती है। इसके साथ ही मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहाँ से भी टेलीग्राम ग्रुप को डायरेक्ट उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी जो कोशिश है वो यही रहती है कि आपको सही जानकारी प्रोवाइड कराई जाए। इसके बाद भी अगर कोई ह्यूमन एरर की वजह से गलती रह जाती है तो हम उसको सुधार करके उसको कमेंट बॉक्स में पिन कर देते हैं, तो आप उस गलती का जो भी सुधार है आप उसको वहाँ पे जाके देख सकते हैं। थैंक यू।